नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आपको आज आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे द्वारा पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये संविधान के क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, आज की इस वीडियो में करवाएंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, PYQ, जियोग्राफी के भी करवा चुका हूँ। ये सब आरआरबी एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के करवा चुका हूँ। हिस्ट्री के भी कुछ करवा चुका हूँ, तो आप अगर नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख लीजिए। इस वीडियो में ना मात्र क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, बल्कि क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल के साथ भी क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है, डिटेल भी करवाई जाएगी, जिसके आपके साथ एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। यानी कि कह रहा भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में शपथ से संबंधित है। तो कौन सा है, तो ये 219। कौन सा 219? तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सब क्या है, PYQ हैं, रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न, विशेषकर एनटीपीसी। तो आप इनको हल्के में लेने की मत कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, उच्च न्यायालयों से जुड़े कुछ और संवैधानिक प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालय से जुड़े प्रावधान का वर्णन है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से जुड़ी शर्तों का जिक्र है। तो 217 में ये आपको बताते हैं। 224 में क्या है, अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी जानकारी है। वहीं पर 226 न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है 226 में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें 127 में क्या है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी जानकारी है। 124 में क्या है, तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से जुड़ी जानकारी है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला है, सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा किससे प्राप्त की गई है। तो किससे प्राप्त की, ब्रिटेन से प्राप्त की गई। एक इसका हमारा 77 हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। सीधा सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। यानी कि संसदीय प्रणाली कहाँ से, ब्रिटेन से ली गई है। अब देखिए इसके डिटेल क्या है। इस क्वेश्चन का डिटेल है, भारत की संसदीय प्रणाली को वेस्ट मिल्टर मॉडल के नाम से भी जाना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, UPPCS लेवल का है, ये UPSC लेवल का है। पूछा जाता है जो भारत की संसदीय प्रणाली, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वेस्ट मिंस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये मॉडल यूनाइटेड किंगडम से बना, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, इनकी संसद कैसी होगी, कितने प्रकार के संसद हो गए, संसद के कितने अंग हो गए, ये ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में 2 संसद हैं, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के समान है। अगला है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व, इनको आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया। 3 हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जिसे इंग्लिश में DPSP के नाम से जाना जाता है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 31, कितने, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है। अगला है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है। तो भारत के अनुच्छेद में जो 5 से 11, इसमें नागरिकता का उल्लेख दिया गया है। क्या दिया गया है, नागरिकता का उल्लेख दिया गया है। 4 हमारा इसका, यानी कि दूसरे यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से जुड़े हैं। कौन कौन से देखें, 5 में क्या है, 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से जुड़ा है। तो यानी कि 5 में नागरिकता से संविधान। और अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से चले गए कुछ लोगों की नागरिकता से जुड़ा है। 7 में क्या है, पाकिस्तान में रह रहे प्रवासियों की नागरिकता से जुड़ा है। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि किसी भी देश की नागरिकता लेने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, और 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने पर संसद से जुड़ा है। तो जो नागरिकता का 5 से 11 तक के अनुच्छेद हैं, और 5 से 11 मैंने आपको एक एक करके बता दिया। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और
स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। यानी कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि अगर कोई राष्ट्रीय मान लीजिए इमारत है या कोई स्थान है, वस्तु है, तो उसको क्या करना है, संरक्षित करना है, यानी कि उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है। जो हमारी राष्ट्रीय विरासत है, ये राष्ट्रीय विरासत है। मान लीजिए कोई किला है तो उसको तोड़ना नहीं, उसको क्या करना है, सुरक्षित रखना है। सुरक्षित करना तो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 49 में लिखा है। किसमें, अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 में ये लिखा है। ठीक है, 2 यहाँ से हमारा 77 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। देखिए, जब संविधान बना था शुरुआत में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए थे, कर्तव्य नहीं दिए गए थे। बाद में एक संविधान संशोधन हुआ था। उस कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वें नंबर का संविधान संशोधन था। इसके तहत जो है जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में फिर एक 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें से 11वां जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, अगला है, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान के जरिए जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान के जरिए जोड़ा गया था। ठीक है, साल 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये मैंने आपको बता दिया। इस संशोधन के जरिए संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया था। तो संविधान का जो भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। उसमें यह बताया गया कि जो भारत के नागरिक होंगे उनके कौन कौन से कर्तव्य होंगे। ठीक है, इस नए भाग में सिर्फ एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद का 51 का उसमें सम्मिलित था। ठीक है, इस अनुच्छेद में नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध किया गया। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए, बाद में एक और जोड़ा गया था, मैं भी आपको बताऊंगा। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थी। तो अगर पूछा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, तो सोवियत संघ से लिए गए, ये आपको याद रखना है। स्वर्ण सिख समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिख समिति की सिफारिश पर। ठीक है, आप चीज़ें जो है नोट करते चलिएगा जो नए हैं। ठीक है, साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। देखिए, शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, फिर 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। शुरू में 10 पर एक और जोड़ दिया तो टोटल कितने हो गए, 11। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। इस संशोधन से 6 से 14 साल के जो बच्चे थे उसे शिक्षा का अधिकार मिला। ये संविधान जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 संबंधित है। एक यहाँ से हमारा 77 होगा। अगला है, भारतीय संविधान अपने अंगीकरण के समय सबसे लंबा संविधान था, जिसमें से मूल रूप से अनुच्छेद थे। तो मूल रूप से उस समय कितने अनुच्छेद थे, तो इसका हमारा 77 होगा 395। ठीक है, एक यहाँ से हमारा 77 होगा। देखिए, भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खास बातें आपको इसीलिए डिटेल में जाके पढ़ाता हूँ, ताकि आपको जो है एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न आपके यानी कि तैयार हो जाए। ठीक है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को अंग्रेजी में लिखा गया था और इसे हाथ से लिखने के लिए ये किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ये आप सबको पता ही होगा। संविधान में कई संशोधनों के बाद इसमें अनुच्छेदों की संख्या जो बढ़कर 448 हो गई है। ठीक है, तो 448 समय हो गई। ठीक है, संविधान में 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला है, को संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। तो कब किया गया था, तो ये हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, तो ये किस नंबर की अनुसूची में शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस में, ये 7वीं अनुसूची में शामिल है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे 8वीं में क्या है, 8वीं में देखिए भाषा है,
ठीक है। देखिए 10वीं में क्या, 10वीं अनुसूची में देखिए दल बदल है। इसी प्रकार 7वीं अनुसूची में राग सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसमें लिस्ट देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे मैं बताऊँ कैसे कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि रेलवे किस समवर्ती सूची का विषय, तो रेलवे जो है संघ सूची विषय यानी कि केंद्र की सूची का विषय है। जैसे रक्षा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, बंदरगाह हो गया, रेलवे हो गया, हाईवे। वहीं पर राज्य की बात करें, राज्य की सूची क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल, दवाखाने और साफ सफाई। इसी प्रकार अगर बात की जाए समवर्ती सूची की, तो न्याय हो गया, शिक्षा हो गया और ट्रेड यूनियन और वन। वन बहुत पूछा जाता है किस सूची का विषय, तो वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है उद्योग और व्यापार के संबंध में MRTP का अर्थ है, तो MRTP का आपको फुल फॉर्म बताना है। MRTP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका तीसरा इसका सही उत्तर होगा एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, तीसरा सही उत्तर। अगला है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया, किस वर्ष जो है इसको नियमित किया गया था, तो हमारा 12वें का सही उत्तर होगा 1904 में। कब, 1904 में किया गया था। देखिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 को 8, अगर डेट पूछा जाए तो 18 मार्च 1904 को ब्रिटिश भारत ने पारित किया था। ब्रिटिश भारत इसलिए क्योंकि 1947 के पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था, में ब्रिटिशों का राज था, जिसे ब्रिटिश भारत पारित किया गया था। यह अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया, तो पूछा जाए तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। ठीक है। अगला है भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, तो नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये 1900 कब पारित किया गया था आपको जाना, 1955 में पारित किया गया था। कहाँ, 1955 में पारित किया था, एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वर्ष में की गई। 1986 के तहत किस वर्ष में की गई थी, तो ये 1988 में की गई थी। कब, 1988 में की गई थी, एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है FRBMA को वर्ष 2023 में अधिनियमित किया गया था, जिसने सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे। FRMBA का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। FRMBMA इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होगा चौथा नंबर यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला RTI अधिनियम कब लागू हुआ था, तो RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये अधिनियम कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो 16वें का हमारा सही उत्तर क्या होगा, 16वें का हमारा सही उत्तर होगा चौथा, यानी कि अक्टूबर 2005 में RTI लागू हुआ था, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जिसे हिंदी में कहते हैं। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर को यानी कि 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। तो लागू आपसे पूछ रहा है तो क्या उत्तर होगा, 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। अगला है वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन को 2 नंबर 1965 इसका सही उत्तर होगा। अगला है हमारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा वर्ष में पारित किया गया था, किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये किया गया था 2009 में। कब, 2009 में किया गया था, दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 72 में लागू होता है उसमें कितनी अनुसूचियां शामिल हैं, तो उस अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं, तो उस अधिनियम में जो है कितनी अनुसूचियां, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारे इसका यानी कि 6 अनुसूचियां हैं। अगला है देखिए भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 1972 में कुल 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 1 और 2 में शामिल प्रजातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इन प्रजातियों पर अपराध करने पर सबसे ज़्यादा दंड का प्रावधान है। तीसरी और चौथी अनुसूची में क्या है, संरक्षित है लेकिन इन पर अपराध करने पर दंड कम होता है। इसके बाद 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में शामिल जानवरों को कानूनी तौर पर कीट माना जाता है और उनका शिकार किया जा सकता है। और 6वीं अनुसूची में क्या है,
शामिल पौधों की खेती और रोपण करना इसमें शामिल है। तो ये मैंने आपको बताया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूचियाँ, 6 में अब क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अगला है, केंद्रीय सरकार ने नया कानून अधिनियमित किया है। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कम से कम आयु के बच्चों में सेवा योजना पर प्रतिबंध लगाया गया। तो 20 का हमारा सही उत्तर क्या होगा? 20 का सही उत्तर होगा 14, यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे कम बच्चे क्या उम्र के बच्चे कम काम न करें, बाल मजदूरी मानी जाएगी। अगला है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो कौन सा संशोधन किया गया था जिससे मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार में, उसको हटा दिया गया, उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो कौन सा किया गया था? तो हमारा 21 का हमारा सही उत्तर होगा। हमारा 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 करके संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। देखिए, संविधान के मूल रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल था। तो पहले अनुच्छेद 31 में था, फिर इसको हटा दिया गया था। साल 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसके बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया? तो कौन सा संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया था? तो ये करके ऑप्शन नंबर ए कैसे सही उत्तर होगा 73। अगला है, संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से को स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया। तो 23 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? देखिए, भारतीय संविधान 1950 में जारी कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950 में इस दिन से लागू कर दिया गया था। लेकिन प्रथम संविधान संशोधन कब? एक साल बाद ही 1951 में किया गया था। ठीक है, तो एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है 1951 में किया गया था। तो हमारा 24 में का 1 नंबर इसके यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, 42वें संशोधन द्वारा किस वर्ष भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान किस वर्ष जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो हमारा इसका सही उत्तर को 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, अगला है, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो कौन सा? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले 10 थे, फिर इसके बाद 11वां 2001 में जोड़ा गया था, जिससे 11 हो गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? तो कन्नड़ नहीं थी। तो डी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, संविधान का 99वां संविधान संशोधन किसके विषय में है? तो 99 संशोधन ये किसके विषय में है? जो 99 नंबर का संशोधन है ये है ऑप्शन नंबर हमारा बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। तो बी हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार से निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो कौन से करता है? तो 29 का हमारा कौन सा उत्तर होगा? 29 का ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, 93वां संविधान संशोधन, तो 93। अगला है, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में किए गए परिवर्तनों के कारण मिनी संविधान के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि छोटा लघु संविधान किस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है भारत में? तो ये 42वें संविधान संशोधन को। आप लोग फिर सुन लीजिए, जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? ये मैंने आपको शुरू में बताया था कौन सा संबंधित है, तो हमारा 60 संबंधित है। ठीक है, दूसरा हमारा इसका सही उत्तर होगा। तो भारत के संविधान और अनुच्छेद उनसे कुछ
जुड़ी जानकारियाँ देख लीजिए। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, बहुत पूछा जाता है। महाभियोग किस राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जा सकता है, तो उस अनुच्छेद 61 के तहत। 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करने का जो समय है इसका है। इसके बाद 65 में क्या है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उसके कार्यों का निर्वहन करना। इसके बाद अब 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का एक रिक्त भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्त भरने के दिया गया निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। और 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो 69 में है। और 60 में क्या राष्ट्रपति का है, ये आप याद रखना। अगला है, भारत के संविधान के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल जो है घोषित किया जा सकता है वित्तीय आपातकाल, तो 360 किसके अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि वित्तीय आपातकाल कौन घोषित कर सकता है, तो आप लोग जान लीजिए, वित्तीय आपातकाल मात्र राष्ट्रपति को अधिकार होता है घोषित करने। तो भारत का राष्ट्रपति एकमात्र व्यक्ति है जो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ से तीसरा, और ये चीजें जो है ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। शपथ या प्रतिज्ञान किससे संबंधित है, मैंने बताया था आपको। दूसरा इसका सही उत्तर होगा 219 का, 219 इसका सही उत्तर होगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, तो संघ की कार्यकारियों शक्ति संबंधित है अनुच्छेद 53, एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में किया जा सकता है जिसकी आबादी लाख से, यहाँ पे अगर 20 लाख से अधिक नहीं है, तो ऐसे क्या है, पंचायतों का गठन किया जा सकता है। जिसका 20 लाख से अधिक है वो पंचायत नहीं कहलाएंगे। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य पर दायित्व डालता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, जो कौन सा अनुच्छेद है, ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद हमारा 45। यानी कि अनुच्छेद 45 कहता है जो राज्य केंद्र सरकारें हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश देती है कि 6 से जो बच्चा है 6 से 14 वर्ष तक इसको क्या है पढ़ना ही पढ़ना है और इसकी देखभाल की जाए। इसलिए आप देखे होंगे स्कूल में भोजन मिलता है, मिड डे मील मिलता है और वहाँ पढ़ाई भी होती है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हमारा आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 20। यानी कि जैसे पुलिस हमको पकड़ ले गई तो हमें अपना दोष सिद्ध करने का अधिकार है, इनकी हम बता सके कि हम दोष हमने नहीं किया, तो हमें अपने सबूत जो साबित करने का भी हमारे पास अधिकार है, ये अनुच्छेद 20 के तहत। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में एक प्रावधान है जो लोगों के सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है, तो इसका हमारा 38 का सही उत्तर क्या होगा, 330 सीटों का जो आरक्षण, दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में से अधिक नहीं है और कम सदस्य नहीं होंगे जो राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े चुनाव चुने गए हैं, यानी कि सीधे चुनाव में चुने गए हैं। इसका सही उत्तर होगा हमारा 560, यानी कि दूसरा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति का वर्णन किया गया है, तो संसद की शक्ति का वर्णन किस में किया गया है, तो एक 368 में किया गया। तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संविधान में संशोधन से जुड़ी कुछ खास बातें। देखिए पहली खास बात क्या है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है, यानी कि आपको संविधान में कौन सा संशोधन करता है ये सब अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। जैसे अभी एक बिल पास हुआ है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, ये हुआ है, तो इसमें संसद में पहले हंगामा हुआ है, बोल जल यानी कि वाद विवाद हुआ है, इसके दोनों पहलू देखे गए कि कैसे फायदे हैं कैसे नुकसान है, इसके बाद ही कोई आगे बिल होता है, अधिनियम होता है, पास होता है। ठीक है, संविधान में संशोधन के लिए संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत से वोट पास होना बहुत जरूरी है। संविधान में सदनों के लिए संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है, तो देखिए विधेयक पेश किया जा सकता है।
देखिए विधेयक क्या है और अधिनियम क्या है। मान लीजिए संसद में कोई बिल आया तो अभी ये विधेयक है। अब ये बिल क्या है, पास होकर जो है संसद से पास होकर राष्ट्रपति की टेबल पे रखा, ये भी अभी भी क्या है, विधेयक है। लेकिन जब राष्ट्रपति इस विधेयक पर क्या अपने साइन कर देता है तो ये क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। आपको समझ में है विधेयक और नियम में अंतर। अगला है, संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति की क्या सहमति लेनी, अगर कोई भी आपको संविधान में संशोधन करना है तो संबंधित सरकार को राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार करने के लिए बाध्य है और उसे वापस नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन करने के बाद वह एक अधिनियम बन जाता है। अगला, भारत की संसद में शामिल है। तो भारत की संसद में कौन कौन शामिल है, तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल। एक यहाँ से 70, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है, देखिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जबकि राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो याद रखिएगा, जो लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 यानी कि 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेष अधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। अगला है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 4 यहाँ से 77 होगा। अगला है हमारा, एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा की सलाह पर किया जाता है। तो किसकी सलाह पर किया जाता है, तो हमारा इसका यानी कि 43 का हमारा 77 होगा, एक मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला है, भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने, सत्रावसान करने की शक्ति किसे प्राप्त होता है, तो किसे प्राप्त है, तो इसका हमारा 77 क्या होगा, 44वें का हमारा तीसरा यानी कि राष्ट्रपति के पास है, मैंने अभी आपको बताया था। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, दूसरा इसका से तो लोकसभा के बहुमत दल के सदस्य। अगला है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी, 550 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, इस बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला है, भारतीय संसद के संबंध में बेजोड़ ज्ञात कीजिए। तो भारतीय संसद के संबंध में ग्रीष्म सत्र जो है बेजोड़ है, यानी कि सबसे अलग। देखिए जो सत्र होते हैं संसद में, 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, ठीक है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है, लेकिन ग्रीष्म सत्र नहीं होता, तो इसलिए ये अलग है। अगला है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका 77 क्या है, इसका 77 को 250 यानी कि 250 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी अधिकार किसमें निहित है। तो इसमें परिवर्तन संबंधी अधिकार है जो किसमें निहित है, तो ये निहित संसद में निहित है, यानी कि किसी राज्य की सीमाएं हैं उसको आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, तो ये अधिकार किसके, ये संसद के पास है। तो ये मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए और ये सारे क्वेश्चन क्या है, PYQ है, NTPC PYQ है। इसके साथ ही मैं हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के और के क्वेश्चन सब करवा चुका हूँ। टॉपिक वाइज मैं आपको करवाता रहूँगा, जियोग्राफी के लिए भी मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।